हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। इस वीक में थोड़ा सा शफलिंग हो गई। मतलब जो वीडियो ट्यूसडे को आ रही है, फ्राइडे को आ रही है, उसमें थोड़ा सा, बट नेवर माइंड। मुझे बस ये था कि हाँ, वीडियोस रेगुलरली निकलती रहें, तो इस वजह से, क्योंकि जो भी हमारा सिलेबस है जो है वो धीरे धीरे चलता रहे, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहें, है ना। तो क्योंकि आपकी डिमांड पे ऐसे कई से और टॉपिक्स हैं, उनके मैं रेगुलरली अब नोट्स बना रही हूँ और उनकी वीडियोज़ भी जल्द ही आने वाली हैं। और जो जो आपने डिमांड रखी थी, है ना, अंजलि ने फिनोल्स की थी, उसकी रेगुलर वीडियो एक मैं ऑलमोस्ट हो ही गया है, वो भी आई जाएगी आपकी जल्दी। तो इस तरह से सारी वीडियोस पे हम काम कर ही रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आज हमारा चैप्टर चला हुआ है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद पहले मैं चाह रही हूँ कि +2 की सारी वीडियोस निकल जाए, +2 के एक्चुअली सारे रिवीजन लेक्चर्स निकल जाए। उसका रीजन ये है कि एग्जाम पास है ना, तो बच्चों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा इस वजह से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे 2 टॉपिक्स रह गए बेटा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। एंड शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके सारे ऑर्बिटल्स जितने हैं आपके SPDF, उनकी शेप आपको स्टडी करनी है। उसमें भी SPD इनकी स्टडी करनी है, F की नहीं करनी है, राइट। तो हमने क्या करना है, देखिए S ऑर्बिटल की हमने शेप जो है, अब ये शेप कैसे पता लगेगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमने पढ़ा था ना, क्या है वो, डॉट्स डॉट्स लगाए हुए थे ना, उसी की फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आप 1s के लिए देखेंगे तो ऐसा है, 2s के लिए ऐसा, 3s के लिए ऐसा। अब क्या फर्क है इसमें, देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, 1s में यही रहेगा, ठीक है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। बट s की आपकी क्या है, जो डायरेक्शन है, या आप उसको डायरेक्शन ही कहना चाहिए, ओरिएंटेशन है, वो सारी चीजें इसमें कवर अप होगी, तभी हमें शेप पता लगेगी ना किसी ऑर्बिटल की। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन, ओरिएंटेशन सारी चीज आ जाती है। फिर क्या है, 2s में देखो यहाँ बीच में एक गैप आया है, उसके बाद दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे 2 बार गैप आ गया। तो ये जो गैप है वो क्या है, ये है आपका नोड, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है ना। देखिए क्या है, नोडल सरफेस या नोड हम उसे क्या कहते हैं, द इंटरमीडिएट रीजन, वो एरिया जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नोडल सरफेस या नोड। उसके बाद 1s इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर द न्यूक्लियस मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप ऑर्बिटल्स मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से बढ़ाते जाओगे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, एंड इट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज। फाइन। अब उसके बाद बात ये आई कि ये इसका ऐसी शेप क्यों आई, ऐसा क्या है, मतलब रीजन क्या है, ठीक है ना। देखिए s ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन हो सकती है। आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए ना अच्छे से, हमने उसमें n l m सब पढ़ा है। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जब ओरिएंटेशन की बात आती है तो किसकी बात आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिटल की, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, m0 है s के लिए, m0 है मतलब एक ही वैल्यू है इसकी। तो 0 आपका क्या मतलब है, ओरिएंटेशन उसकी आपकी हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में सेम के रिगार्डिंग एक ही शेप हो सकती है, वो क्या है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो ये आपका उसकी वजह से बेटा आपका स्फेरिकल शेप है। उसके बाद ns ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, ns, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, n-1, ये हमने खाली इन जनरल अभी एक निकाला हुआ है कि ns वाले आपका 1s 2s 3s जितने भी हैं उनमें कितने नोड्स होंगे। n-1 जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम, 1s था ना, 1 से कम क्या होगा, 0, इसलिए कोई नोड नहीं है। 2s 2 से एक कम, एक नोड, 3 से 2 नोड। इस तरह से आपका ये कैलकुलेट होता है। वैसे नोड के लिए आपका ये फॉर्मूला आप यूज मत करना। अभी तीनों की शेप्स करवाने के बाद मैंने नोड्स के लिए अलग सा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। नोड्स भी आपके 2 तरह के हैं, ठीक है। आपने हमेशा वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्योंकि नोड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगर मैं पूछूं आपसे कि 1s 2s 3s है बेटा, ये किस में डिफर करेगा, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली आपको पता है साइज का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, राइट। एंड साइज का फर्क है, ये तो हमें पता ही है। नंबर ऑफ नोड्स का भी फर्क है, जो कि आपने अभी अभी देखा, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है, साई, आप साई पढ़ चुके हो ना, जो आपने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने आपसे कहा था ना, साई होता है आपका वेव फंक्शन, एंड साई स्क्वायर होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड, जिसकी की सिग्निफिकेंस है लेकिन साई की सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बेटा ये आपके ग्राफ्स दिए हुए हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में। आपने ये ध्यान रखने हैं जस्ट, ये क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ही शो कर रहा है 1s की, ठीक है। जब रेडियस कम था,
यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम आर आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, ठीक है। ये कम था तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी भी देखो कैसी है, धीरे धीरे करके आपकी जो है जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है प्रोबेबिलिटी आपकी घटती जा रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद आके हल्की सी आप कांस्टेंट देख रहे हो कि एक टाइम के बाद आने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बहुत इन्फिनिटी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी ग्राफ शो किया गया है। ये आपका 2s का है, 2s में हमें एक नोड दिखाना था नेचुरली, जहां आप ये देख सकते हो साइन चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। तो ये आपने जस्ट माइंड में रखने हैं ग्राफ्स, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ग्राफ पूछ लिए जाएं, ठीक है ना। एंड कभी कभार एमसीक्यूज में भी जो ये ग्राफ है दिखा दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है किस चीज का ग्राफ है, तो वहां से आपको फिगर आउट करना आना चाहिए, राइट। उसके बाद ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन आपने किया, एस ऑर्बिटल आपने किया। एस ऑर्बिटल में एक और तरह का ग्राफ है बेटा, क्या है वो, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई तो आपका सिंपल ऑर्बिटल वेव फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है आपकी साई स्क्वायर, जो कि आप एम्पलीट्यूड कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कह लो, जो चीज कह लो, फाइन। तो इसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो ऐसा ही आएगा, बस ये फर्क क्या है, साई स्क्वायर आपका देखिए वहां पे साइन चेंज हो रहा था ना, ये पॉजिटिव नोट पे है, मतलब इसमें आपका साइन जो है सेम साइड में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये ग्राफ्स कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, बट बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है या क्रक्स है कहना चाहिए वो जस्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वो ये शो करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट ग्राफ में क्या है, साई वर्सेस आर, सेकंड में साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना, वही चीज़ है जो मैंने आपको जस्ट बताया है कि पहला ग्राफ कोई ऐसा खास चीज़ नहीं बता रहा है, लेकिन सेकंड ग्राफ में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये साई स्क्वायर का ग्राफ है, राइट। ये आपका जो था वहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव हो जाता है, मैंने कहा ना साई आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बताती है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताती है। तो सिमिलर से ग्राफ्स हैं, लेकिन ये कि दोनों में फर्क है, ठीक। फिर है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में बेटा देखो डंबल शेप दिख रही है ना आपको, जैसे डंबल होते हैं ना जिम, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते उनको भी पता होगा वैसे तो डंबल शेप है, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स लोग बनाते हैं, ये इस वजह से इसका नाम पड़ गया पी ऑर्बिटल में। ये आप देखो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक, ये लोब है आपका उस प्लेन के ऊपर और ये लोब है उस प्लेन के नीचे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से, ये है आपका इसकी शेप, ठीक है, या बीच में आपका एक प्लेन है, वो सेम चीज है यहाँ पे जो शो की हुई है। पी ऑर्बिटल की डंबल शेप है, याद रखना है। एस की आपकी स्फेरिकल शेप है, पी की डंबल शेप है, शेप्स याद रखनी है। इसमें आपका नोडल प्लेन भी आ गया, स्फेरिकल वाले में एस ऑर्बिटल में नहीं था, राइट। यहाँ पे नोडल प्लेन भी आ जाएगा, क्या है आपका प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, बस फर्क कुछ नहीं है, ये एक प्लेन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट्स इट। प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, ठीक है। तो इसलिए पी ऑर्बिटल में आप एक चीज और, एल की वैल्यू 1 है ना, ठीक है जी। एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, -1, +1, क्यों, क्योंकि ध्यान है आपको एल की वैल्यू से जब हम वो करते थे, एम की वैल्यू निकालते थे तो क्या कहते थे, -L to +L, राइट। तो -1 से लेके +1 इंक्लूडिंग 0, वही चीज है, यानी 3 ओरिएंटेशंस। तो इसका मतलब पी सबशेल में फर्दर आपका क्या होंगे, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी 3 पी ऑर्बिटल पॉसिबल है, राइट। तो 3 पी ऑर्बिटल देखिए आपके क्या हो जाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वैसे, PX, PY, PZ, 3 तरह के ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे अभी आगे, वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग हमें फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब फर्क क्या है भाई इसमें, एक्स मतलब वो लोब आपका जो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो आपने शो करनी है वो एक्स एक्सिस पे शो करनी है, वाई वाले में, जेड वाले में। बाय डिफॉल्ट देखो बहुत बुक्स में ये वाला जो एक्सिस है कई बार जेड लिया जाता है, कई बार एक्स लिया जाता है। तो आपने जब भी एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है, तो साथ में मेंशन करना है कि क्या है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, एक्स वाई जेड आपने इस तरह से शो करना आपको आना चाहिए। और अगर कहीं आपको पहचानना आए तो पहचानना आना चाहिए, जिस चीज को आप, जिस कोऑर्डिनेट को आप शो कर रहे हो, जैसे पी एक्स है तो एक्स अराउंड जो आपका जो कहना चाहिए कि एक्स एक्सिस जो है वहां पे आपके लोब्स होने चाहिए, वाई पे आपका वाई पे लोब्स होने चाहिए, यही सेम चीज है, ठीक है। एक साइड प्लस है एक साइड माइनस, जो आपके लोब्स हैं वो लोब्स का साइन आपने शो करना ही है, ठीक है। तो ये जैसे आप नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स के लिए शो करते हो ना, वो सेम चीज है, और कोई खास फर्क नहीं, बाकी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस जस्ट सिमेट्री को लेके। हाँ, जब हम बॉन्डिंग करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आएगा, वहां पे ये चीज सेम आएगी, मतलब वहां पे ये चीज का काउंट होगा, तब मैं आपको समझाऊंगी क्या चीज है ये। बट फिलहाल के लिए जस्ट ये है कि प्लस माइनस अलग अलग साइन है, लोब्स के साइन आप शो करते हो, एक साइड आपका पॉजिटिव होता है, एक साइड आपका नेगेटिव होता है, फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये मत सोचिएगा। लोब्स के लिए हम जस्ट साइन शो करते हैं, कोऑर्डिनेट के लिए आप कह सकते हो, इसलिए जैसे आपका पॉजिटिव साइड होता है नेगेटिव साइड होता है ना, जैसे सपोज करो ये नेगेटिव साइड है, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, फाइन।
चलिए उसके बाद क्या है, पी ऑर्बिटल की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यस डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपकी नहीं होगी तो सिर्फ स्फेरिकल वाली एस ऑर्बिटल की नहीं होगी, बाकी सब की होगी, ठीक है ना। उसके बाद अगला आया आपका डी ऑर्बिटल, इसके लिए एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 5 हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होंगे 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हैं वो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सबकी शेप आपको अच्छे से आनी चाहिए। डी जेड स्क्वायर की सबसे अलग शेप है, ये आप देख सकते हो, एक आपका जेड एक्सिस पे डंबल शेप वाला है, उसके अराउंड रिंग मैंने शो की हुई है। ये आपकी बहुत पूछी जाती है, डी जेड स्क्वायर की शेप अलग से, ठीक है। तो ये शेप आपने याद रखनी है। बाकी सब की अगर आप देखोगी क्लोवर लीफ लाइक शेप है। क्लोवर लीफ एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है जिसकी 4 पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो 4 पत्ती सब जगह दिख रहे हैं, इसलिए क्लोवर लीफ लाइक कहा जाता है। बट फर्क है आपका डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड में क्या है, जिन दो आप कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हो उनके बीच में आपके लोब्स हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई के बीच में है, वाई जेड तो वाई जेड के बीच में है लोब्स, एक्स जेड तो एक्स जेड के बीच में है लोब्स, ठीक है। इस तरह से आपने शो करना है। और जो अपोजिट वाले होंगे यहाँ पे, ये देखो एक साइड, दोनों साइड आपने नेगेटिव, दोनों साइड ही पॉजिटिव शो करने हैं, ठीक। तो ये आपका, फिर से कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मत सोच लेना पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लोब्स के साइन शो करने होते हैं, सिमिट्री वाली चीज है ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड हो गया। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या है आपका, एक्स वाई के एक्सिस पे ही लोब्स है, ये आपके दोनों एक्सिस के बीच में है लोब्स, ये आपके एक्सिस पे है। तो इनकी शेप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और शेप्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट ये है कि शेप कैसी बन रही है, क्या है, किस डायरेक्शन में लोब्स हैं, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आता है, ये बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। देन डी जेड स्क्वायर की जो शेप है उसको हम कहते हैं डोनट शेप। डोनट आपकी एक स्वीडिश होती है, उसके नाम पे है ये, और बाकी सबकी क्लोवर लीफ लाइक, ठीक। अब बात आई कि नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए पहले आप जान लीजिए कि नोड्स कितने तरह के होते हैं। बेटा नोड्स 2 तरह के हैं, ठीक है, रेडियल नोड्स जिनको आप स्फेरिकल नोड्स भी कहते हो, और प्लेनर नोड्स या एंगुलर नोड्स जिन्हें आप नोडल प्लेन भी कहते हो, नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के नोड्स हो गए। जो आप वो जो गैप देख रहे हो वो आपके क्या हैं, रेडियल नोड्स या स्फेरिकल। रेडियल पता है का मतलब क्या है, रेडियस, कि आप जिसको अगर सेंटर से न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, आप डिस्टेंस के तौर पे जब देखें कि जहां गैप आ रहा है, मतलब अक्रॉस द रेडियस या रेडियस के थ्रू होते हुए अगर आप जाओगे, वो आपका रेडियल नोड कहलाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा प्लेनर नोड, एंगुलर नोड किसी एंगल पे, या नोडल प्लेन, ये एक चीज है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं और दोनों आने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी निकालने आने चाहिए। ये फॉर्मूला एग्जाम में आपको आना ही चाहिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वैसे भी, ठीक। क्या है नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड्स, n माइनस l माइनस 1। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। किसी भी जगह इसको अप्लाई कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है और आपके नंबर ऑफ नोड्स करेक्ट आएंगे। एंगुलर नोड्स आपके कितने होंगे, जितना l की वैल्यू होगी। p ऑर्बिटल सपोज कीजिए मैं कहती हूँ 2p, p की वैल्यू क्या होती है, spdf, 1 वैल्यू होती है ना l की, 1 आपका नोडल प्लेन है, यस। और उसके बाद आपका d में 2 वैल्यू है, 2 ही होता है, बस d में एक एक्सेप्शन है। जैसे d में आपके सब जगह 2 नोडल प्लेन्स है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक। बाकी 2p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है, यस। रेडियल नोड कोई भी नहीं था ना, यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे अगर तो भी आपका 0 ही आएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, ये 3 फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए, एग्जाम में जो पूछा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये भी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, है ना, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स वगैरह हैं वहाँ आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा मुझे करा देना चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल मैं इसको वैसे एक्स्ट्रा एक टॉपिक है तो करवा दे रही हूँ। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब अक्रॉस द रेडियस, है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। उसमें आप सपोज करो एक कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, अगर मैं स्फेरिकल रिंग ले लूँ एक, उस रिंग में आपके इलेक्ट्रॉन की होने की डेंसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो एक और तरह का नया ग्राफ है, जस्ट, और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और सिमिलर वैसा ही ग्राफ है जैसे आपने पहले किया था ना, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। अब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगी, पहले ये देख लीजिए कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है। 4πr² साई स्क्वायर, ये 4πr² क्या है, देखो 4πr² आपको ध्यान है सरफेस एरिया होता है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, स्फीयर का, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है,
राइट। वैसे तो ये कैलकुलेट करके किसी तरह से निकाला है, बट मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, वो कैलकुलेशन है, वो डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये प्लॉट्स आपके इसलिए यूजफुल हैं क्योंकि एटम्स आपके स्फेरिकल इन शेप है, तो उसके हिसाब से भी आपको जो ग्राफ है वो पता होने चाहिए, इस वजह से इनकी कैलकुलेशन या ये प्लॉट्स किए गए। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, वही सेम इलेक्ट्रॉन की एट अ डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, जब स्फेरिकल बेसिस पे कर रहे हैं तो डायरेक्शन की तो बात नहीं आएगी, राइट। बट ये लिए इसलिए गए या ये प्लॉट्स इसलिए किए गए सो दैट कि आपके एटम्स स्फेरिकल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सके, ठीक है, इसलिए प्लॉट्स किए गए। ये हैं, देखो ये आपके ग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे, ये ठीक है। ये बहुत पास बनाया हुआ है मैंने, ये थोड़ा दूर, यहाँ 2 पहाड़ हैं, यहाँ 1 पहाड़ है। ये क्या है पहाड़? ये पहाड़ है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो आपने प्लॉट किए हुए हैं ग्राफ, ये 1s के लिए, 2s या 2p, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये r इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ मैंने शो किया, यहाँ कुछ शो किया, यहाँ भी कुछ शो किया है। ये है क्या एक्चुअली? ये वैल्यूज हैं जब मैक्सिमा आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम है, आपको पता ना एक बारी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है, राइट। ये वो चीज है, ये मैक्सिमा शो किया गया है, सबकी अलग अलग वैल्यूज हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, 1s के लिए ए नॉट की वैल्यू आपने याद है बोहर मॉडल में पढ़ा था 0.529, ये वही वाली है, फर्स्ट वाली। उसके बाद 2s में 2 आपके मैक्सिमा आएंगे, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए 0.42 आंगस्ट्रम, 2.75 आंगस्ट्रम। 2p में आपका 2.1 आंगस्ट्रम। इसके बाद के ग्राफ्स नहीं करने, ये 3 ही ग्राफ करने हैं, चाहे जो आपने पहले साई और साई स्क्वायर वाले ग्राफ किए वहां पे भी और यहाँ पे भी, इसके बाद के ग्राफ्स नहीं करने, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब मेन फीचर्स क्या है इन प्लॉट्स का? मेन फीचर है कि जब आपने प्लॉट किया 2s ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमा है, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्मॉलर वन की वैल्यू ये जो अभी हमने डिस्कस की है ना 0.8 ए नॉट पे, और बिगर वन की ये, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और नोडल पॉइंट एक जगह आया है, नोड्स बाकी तो किसी में होंगे नहीं, ना 2p में है ना 1s में, लेकिन 2s में होगा एक नोड। ये नोड कौन सा है? ये नोड है आपका स्फेरिकल नोड, क्योंकि आप स्फेरिकली प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो ना, तो रेडियल नोड है यहाँ पे खाली एट 2a नॉट पे। क्या आपका जो 2s में एक नोड आएगा ना, वही एक नोड यहाँ पे शो हो रहा है, ये जहाँ पे आपका ये इसके एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास आया था, जैसे अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 0। ये बिल्कुल इसको टच क्यों नहीं कराया गया? जस्ट इसलिए क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर है आपका डिस्टेंस, आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2p इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा आप देखोगे तो कम है, एक जगह 2.75 था, एक जगह 2.1, तो 2p में थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि 2s के लिए आप एक ऑलरेडी स्मॉल मैक्सिमा शो कर चुके हो, राइट। एंड ये हमें ये शो करता है कि 2s वाला जो है वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास है इन कंपैरिजन टू 2p, और 2s आपका ज्यादा स्टेबल है, उसकी कम एनर्जी है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी पूछा जाए मैक्सिमा के रिगार्डिंग, वैल्यू के रिगार्डिंग, तो आपने बताना है दिस शोज दैट कि 2 जो s की मतलब वो है लोकेशन है, या आप ये कह सकते हो 2s ऑर्बिटल वो ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो उसकी एनर्जी कम है, स्टेबल ज्यादा है, इस वजह से आपके उसमें एक स्मॉल मैक्सिमा ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू भी जो है वो भी डिफर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू 2p, ठीक। तो ये तो आपके हो गए शेप्स, जिसमें थोड़ा सा हमने ग्राफ वगैरह किया। अब है लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपने करने हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जो आपने ओहबू प्रिंसिपल 3 रूल्स किए थे ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और ओहबू प्रिंसिपल, वो 3 रूल्स याद होने चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में, सब शेल में, ऑर्बिटल में, एक प्रॉपर मैनर में, वो आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। NLX, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप ऐसे लिखते हो ना 1s2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो भी मतलब आपका सबशेल पता लगेगा, L की वैल्यू, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी वही शो हो रहा है। मेन या प्रिंसिपल शेल L यानी सबशेल पता लगेगा, ऑर्बिटल भी हो सकता है, जो आप ये शो करते हो ना बेटा, ये ऑर्बिटल भी होता है एक्चुअली। सबशेल और ऑर्बिटल जो हम डिनोट करते हैं वो सेम से ही डिनोट करते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, SPDF सबशेल है या ऑर्बिटल, दोनों है, ठीक है, दोनों है, हम उसको दोनों से शो करते हैं। लेकिन जब आप देखो p ऑर्बिटल की बात आती है, हम उसमें 3 अलग अलग शो करते हैं ना, px, py, pz, तो इन जनरल आपका कह दिया जाता है कि हाँ 1s ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम ऑर्बिटल्स ही बोल देते हैं, फाइन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो आपने लिखा 1s2, ये डिब्बे से में आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, दोनों की स्पिन देखो अपोजिट है। फिर बेरिलियम में 4 है तो 1s2 2s2 शो कर दिए, बोरोन में 5 है 1s2 2s2 2px1, अब ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो हमने ऐसे शो किया, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। जब आप मतलब नॉर्मली लिख रहे हो तब तो चलो आप
सिंपली 2p1 भी लिख सकते हो। कई बार ऐसा होता है पूरा डिटेल में शो करना पड़ता है, 2px1 है, 2py1 है, 2pz1, कई बार तीनों आएगा, है ना, नाइट्रोजन में जैसे आएगा, तो वहां पे आपको शो करना पड़ेगा। वो आपकी प्रॉपर, अगर कहा ही यही गया हो कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अलग अलग ऑर्बिटल्स में शो कीजिए। ठीक, फिर है आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लगता क्या था हमें जो होनी चाहिए बट एक्चुअल में कुछ और है। ठीक है, जैसे कहते नहीं है दया दाल में कुछ काला है, क्या दाल में काला है। एक्सेप्शंस जो है वो ये हैं कि एक्सपेक्टेड था आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए वरना आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो 4s2 3d4 ये आपको लगता था कि होना चाहिए, बट एक्चुअल में है क्या, यहाँ तक तो सही है, 4s1 3d5, है ना, 2 की जगह 1 हो गया, 3d4 की जगह 3d5 हो गया। ठीक, ऐसे ही कॉपर में भी है 4s2 3d9 की जगह 4s1 3d10। तो ये एक्सेप्शंस पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत जगह है, वो एक्सेप्शंस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैसे वैसे आती जाएगी और आनी चाहिए। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मासेस जितना ज़्यादा याद हो सके बहुत अच्छी बात है, लोकेशन क्या है उस एलिमेंट की जिसको आप स्टडी कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है। इस पे बेस्ड आपके बहुत से, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, तो इस पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बेटा कि रीज़न क्या है इन एक्सेप्शंस का, भाई क्यों है ये एक्सेप्शंस, ऐसा क्या है जिसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सेप्शंस के जो आपके रीजंस हैं वो दो हैं, एक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है एक्सचेंज एनर्जी। अभी आपने देखा एग्जैक्टली हाफ फील्ड में से 4s1 3d5 ऐसा शो होगा ना, तो सिमेट्री आपको कहीं दिख रही है, और हम मानते हैं कि अगर कहीं सिमेट्री है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी कम होगी, तो उस वजह से ये इस तरह से जो आपकी कंप्लीटली फील्ड यानी फुली फील्ड या एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कि होना ये चाहिए था कि 4s2 3d4 है, लेकिन उसको दिख रहा है कि अगर हम 4s1 3d5 कर दें तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी सिमेट्री ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इस वजह से क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी इस तरह की एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसे बहुत जगह आपके वो आएंगी एक्सेप्शंस जहाँ पे कोई रीज़न भी नहीं होगा, तो ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, जैसे छोड़ो यार इसको डायरेक्टली बता देती हूँ, ये देखो पैरेलल स्पिन वाली है ना, ये आपने शो किया, पैरेलल स्पिन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में आपकी स्पिन है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है, ये आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ये जब पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, क्या है वो एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज, उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल। ठीक है, एनर्जी रिलीज बेटा कभी भी याद रखो अगर होगी कहीं तो वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा या वो प्रोसेस आसानी से होना प्रेफर करेगा, जब हम कहते हैं ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आसानी से प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, फाइन। तो उसके बाद आपका सपोज कीजिए ये है पहला इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ही थे ना, D4 के लिए मैंने शो किया है, कितने एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ये वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ भी करेगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाला भी इसी तरह से करेगा, तीसरे वाला भी करेगा, टोटल एक्सचेंजेस हमने कैलकुलेट कर लिए 6, ये 3 एक्सचेंज कर रहा था, ये 2 एक्सचेंज, ये देखो 1 2, जगह बदलनी है बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसा सोच लो 4 दोस्त बैठे हैं ऐसे अपने बेंचेस पे, अगर आगे पीछे करते रहे वो, ठीक, तो टोटल 6 हो गया। यही आप D5 में अगर चेक करोगे तो 10 आएगा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। गॉट इट। उसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर, और अब रह गए सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको निकालने हैं फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एंड कॉपर, कर ही लेते हैं क्योंकि ये तो हमारी लास्ट वीडियो है राइट इस चैप्टर की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है फॉस्फोरस में और कॉपर में। अब भाई ये तो मेन चीज़ ये है कि आपको क्या होना पता होना क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर। पहले फॉस्फोरस का करते हैं। फॉस्फोरस के लिए इधर लिख देती हूँ मैं क्योंकि वरना जगह की प्रॉब्लम आ जाती है। ये है 29, फॉस्फोरस क्या होता है आपका नाइट्रोजन के नीचे आता है 15, ठीक है, सिलिकॉन के बाद आता है, सिलिकॉन 14 फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते क्या है, आपने 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 4 हो गया, 2 + 2 4 6 10 हो गए हैं, अब 5 और भरने हैं। कहाँ भरोगे आप, 3s2 आएगा इसके बाद, एंड उसके बाद 3px1 3py1 3pz1। अगर आप बेटा 3p3 लिख दोगे पता नहीं लग पाएगा आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है।
अब बाकी सब तो पेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये आपका यहाँ तक क्या हो गया था 10 था, 10 + 2 12, 13 14 15, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। अब उसके बाद आपका कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2, अभी किया था ना हमने 3p6 4s1 3d10, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस 29 है ये। यहाँ पे 3p6 तक आपका क्या होगा, यहाँ तक 10 था ना, 10 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 18, 18 के बाद ये 19, 19 और उसके बाद ये आपका 10 29। ठीक, तो आप अगर देखोगे कितना आ गया 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एटम्स और एलिमेंट आर इंडिकेटेड बाय, ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी और आपको बताना कि कौन सा एलिमेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता रहेगा, जैसे हीलियम नियॉन आर्गन, नियॉन का 10 होता है, आर्गन 18, 18 19 20 21, ये 2 है, 21 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है, स्कैंडियम। दैट्स इट। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर। फिर क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, H नेगेटिव S2 नेगेटिव, चलो जी एक एक करके सबकी लिखेंगे, Fe+2 क्रोमियम +3। मेन तरीका इसका क्या है लिखने का एग्जैक्टली कि आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, ठीक है, ये यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ बेटा, आप एग्जाम में इसको धीरे धीरे करके लिखना, धीरे धीरे करके मतलब स्टेप वाइज। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव है यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो आप क्या लिखोगे इसको 1s2। सल्फर में आपका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो नॉर्मल सल्फर की होगी वो क्या होगी, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना 16, 1s2, फास्फोरस के बाद आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये मैं वैसे ही शो कर दे रही हूँ अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 लिखनी थी, चलो ये इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3px2 आएगा, 3py1 3pz1, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हुए, फिर चौथा इसमें फिर आएगा, चेक कर लो बेशक। यहाँ आपका 10 11 12 13 14 15 16, ये है आपका S खाली सल्फर। S2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो आप क्या कर देंगे, S2 नेगेटिव में 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 ऑलरेडी था, 3py2 3pz2, फाइन। ऐसे ही आयरन, आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, यहाँ +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, यानी कि 24 के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, पहले मैं नॉर्मली आयरन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, आयरन 26 के लिए लिख रही हूँ, फिर आयरन +2 के लिए उसके बाद लिखूंगी, आप भी ऐसे ही करना। तो यहाँ तक आपका हो गया 18 19 20, 20 हो गया, 4s2 तक याद रखना हमेशा 20 है, उसके बाद 6 के लिए डायरेक्टली आप d/6 करोगे, फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अब ये चीज ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रॉन कम करने हैं फिलिंग भी पहले 4s की होती है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पहले 4s से होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, कई बार यहाँ पे आप ऐसे भी शो कर सकते हो 4s0 3d6 या फिर डायरेक्टली 3d6 शो कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा आपका 4s से होगा, याद रखना d से नहीं होगा, बच्चे यही गलती करते हैं। अगला है क्रोमियम, इसमें भी ऐसे ही है, क्रोमियम का होता है 24, तो अभी अभी आपने लिखा था ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 3d5, ये याद रखना पड़ता है, ये क्रोमियम का है। क्रोमियम +3 में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम, एक यहाँ से जाएगा 4s खाली और 2 यहाँ से जाएगा, तो क्या बन गया लास्ट में, क्या आ जाएगा 3d, जो आपका 2 इसमें जाएगा 3d3 आ जाएगा। ठीक, 2p6 3s2 3p6 3d3 है ना, 4 5 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाए मैंने, एक यहाँ से हटाया, तो ये आपका लिखने का तरीका है। ध्यान बस आपने क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसकी फिलिंग होनी है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं कि माइनस करने हैं, ये ध्यान देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आगे फर्दर, मैंने आपको बताया कि पहले मैं +2 की जो रिविजन वीडियोज़ हैं वो ट्राई करूँगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स पास हैं, तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि सारी वीडियोज़ जैसे तैसे पैरेलली निकलते रहें, है ना। एंड ठीक है, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम बनाते हैं। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एज मच एज यू कैन अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ किसी के काम आ सकती है।
और उसके अलावा आप अपने कमेंट सेक्शंस में जब भी कमेंट करते हो, डू टेल मी कि आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, कंटेंट आपको कुछ जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्लीज़ वो भी साथ में बताइए। बाकी अदरवाइज अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते, FB पेज है हमारा एक, आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली मैसेजेस देयर ऑल्सो, और इंस्टा हैंडल्स हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सबके आइकन्स यहाँ आसपास नजर आ रहे होंगे, तो यू कैन फॉलो देम, और वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, किसी तरह के डाउट्स हैं, कोई गाइडेंस है या कुछ भी, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं, एनीथिंग। सो दिस वाज ऑल फॉर today's lecture, I can say. And yes, keep on rolling the mystery of chemistry with myself, Lorika, at our channel Chemophilus Lorika. So bye bye, take care. लाइक शेयर दोस्तों करते रहना, भर भर के करते रहना, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओके देन, बाय।